अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मेरा दिल से थैंक यू उनके लिए, मुझे अच्छा लगता है। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास सार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी डरने लगे। आयतल कुर्सी। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फुरकान है और मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस टाइम तो मेरी उम्र 14 साल है, मगर जब ये वाकया मेरे साथ हुआ था मेरी उम्र 7 से 8 साल थी। वैसे तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से, मगर मैं रहता सऊदी अरेबिया जद्दा में था। तो कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी बहन मेरे कमरे में आती है, वो बहुत डरी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे कमरे में कोई है। पहले तो मैं भी घबरा गया, क्योंकि मैं भी छोटा था। मैंने सोचा कि कमरे में कौन हो सकता है। जब मैं कमरे में गया और मैंने देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने कहा कि कोई स्टोर में है। उसके कमरे में जो स्टोर था वो लंबा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बस लंबाई में ज्यादा था। मैंने उसके अंदर जाकर भी देखा और उसे कहा कि अंदर कोई भी नहीं है। फिर उसने कहा कि तुम इधर ही सोफे पर सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सो जाता हूँ। और फिर काफी दिनों बाद की बात है कि मेरी खाला की शादी आ गई, तो मेरी बहन और मेरी मम्मा शॉपिंग करने के लिए चली गई। घर में सिर्फ मैं और मेरे भाई ही थे। हम अपने मम्मा और बाबा के कमरे में बैठे हुए थे। मैं और मेरा भाई गेम खेल रहे थे। मेरे और मेरे भाई का जो कमरा था वो भी साथ ही था, और कमरे में जो बेड था वो लोहे का था। जब हम कभी लोहे के बेड पर जंप करते हैं तो या कुछ खेलते थे तो उसकी आवाज आती थी। पहले तो हमें वो आवाज हल्की हल्की आ रही थी। फिर मैंने अपने भाई को बताया कि इस तरह से आवाज आ रही है, तो उसने कहा कि कोई भी नहीं है। मैंने जाकर कमरे में देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। इसके बाद मैं और मेरा भाई दोबारा से गेम खेलने लग गए, और काफी टाइम बाद दोबारा वो आवाज आई, मगर इस बार आवाज काफी तेज थी। जब मैंने भाई को बताया तो वो आवाज मेरे भाई को भी आने लग गई। उसे पहले लग रहा था कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारा फ्लैट काफी बड़ा था और जो हमारा किचन था वो काफी आगे करके दरवाजे के साथ था। तो जिस कमरे में हम बैठे हुए थे, अगर किचन में हल्के से बर्तन बज रहे हों तो उसकी आवाज वहां नहीं आती, लेकिन हमें उसकी आवाज भी बहुत तेज आई कि कोई चीज तो है जो बर्तन हिला रही है। पहले हमने सोचा कि कोई चूहा वगैरह हो सकता है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज जानबूझ के बर्तनों को गिरा रही है। तो मेरे भाई ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मुझे जितनी भी सूरतें उस वक्त आती थी, वैसे तो अब मैं हाफिज बन रहा हूँ और मुझे काफी सूरतें आती हैं, तो उस टाइम पर मुझे जितनी भी सूरतें आती थी मैंने वो सारी पढ़ी। उसके बाद मेरे भाई ने भी वो सूरतें पढ़ी और फिर वो मामला 1-1.5 घंटे में खत्म हो गया। इसके बाद मेरी मम्मा मेरे भाई के कपड़े लेने के लिए गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आओ तुम्हारे भी कपड़े ले लूं। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मर्जी से ले आना, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरी ये आदत बचपन से ही है। तो एक दफा मेरे बाबा अल हाइल की तरफ जाने लगे थे किसी काम के सिलसिले में। इन्हें जद्दा से आगे एक बैंक में कुछ काम था, इन्होंने वो करना था। तो मैंने कहा कि मैंने भी बाबा के साथ अल हाइल जाना है। मैंने वो जगह देखी नहीं हुई थी, जबकि मेरे घर वालों ने वो जगह देखी हुई थी। वो जगह मैंने बस वीडियोस में देखी, मुझे वो जगह बहुत प्यारी लगती थी। तो जब हमने उधर जाना था, मैं अपने कमरे में अकेला ही बैठा हुआ था। मेरे कमरे में टीवी नहीं था, बस पीसी था, मगर मुझे पीसी चलाना नहीं आता था। मैं अपनी मम्मा के कमरे में चला गया, जहां पर बड़ी एलईडी लगी हुई थी। तो मैं वहां पर बैठकर कार्टून देखने लग गया। उसके बाद मैं गेम खेलने लग गया। तो और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हमारा दरवाजा नॉक हुआ, जो हमारे घर का दरवाजा था। तो मैं पहले तो डर गया, फिर मैंने सोचा हो सकता है बाबा आए हो। जब मैं दरवाजा खोलने लगा तो अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि बाबा के पास तो घर की चाबियां हैं,
भला वो क्यों दरवाज़ा खटखटाएंगे। मम्मा ने मुझे कहा था कि अगर दरवाज़ा नॉक हो तो सीसीटीवी कैमरा में देखना। जब मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो कोई भी नहीं था, बस एक काला साया था जो बहुत ही लंबा था। उसे देखकर मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि किसका साया है। इसके बाद मैंने गौर नहीं किया, तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर बहुत जोर से और गुस्से से मार रहा है। मैं जाकर कबर्ड में छुप गया और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। मैं बहुत ज्यादा डर गया और फिर एकदम से मुझे मेरे बाबा की आवाज आई, मेरा नाम लेते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मंजर मैंने देखा था, हो सकता है ये आपके लिए और बाकी लोगों के लिए इतना खौफनाक ना हो। मैंने जो इतना लंबा साया देखा था तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैं रो भी रहा था। तो मैंने एकदम से दरवाजा खोला और देखा कि बाबा खड़े हैं। मैं उनसे लिपट कर रोने लग गया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मगर मेरे बाबा को यकीन नहीं आया। वो कहने लगे कि तुम घर में अकेले थे इसलिए डर गए हो, और फिर मुझे भी यही वजह लगने लग गई। मगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं कबर्ड में बैठा हुआ था तो मुझे हल्की हल्की आवाज आती थी, यस्तीन और आंख। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। काफी देर तक ये आवाज आती रही और फिर जब ये आवाज तेज हो गई तो मैं पहले से भी ज्यादा डर गया था और मैंने बाबा को बताया कि इस तरह से आवाज भी आ रही थी। इसके बाद हम लोग अलहाइल के सफर पर निकल गए। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। मैं पूरे रास्ते पे ही चुप करके बैठा रहा, हालांकि मैं इतना चुप नहीं रहता। मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होता, आप बस डर गए हो। अलराही एक शहर है, इससे आगे थोड़ा सा पेट्रोल पंप है। तो हम पेट्रोल पंप पर रुके पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या आपने भी साथ आना है। तो मैंने कहा कि नहीं, बस मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो एकदम से हमारी गाड़ी के सामने फिर से वही साया आ गया जो मैंने कैमरे में देखा था। उसे देखकर मैं फिर से डर गया और मुझे इस दफा बिल्कुल वाज़ेह आवाज आई, आस्तीन और आंख। और फिर वो गाड़ी के गेट की तरफ आकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। तो मैंने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, बहुत जोर से बजाया। तो मेरे बाबा भाग कर आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने बाबा को कहा कि मुझे फिर से वो साया नजर आया। पहले तो वो नहीं माने और फिर वो मुझे अपने साथ ले गए गाड़ी लॉक करके। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और बाबा ने मुझे कुछ पिलाया, मेरा मूड फ्रेश करवाया। इसके बाद मैं गाड़ी में सो गया। मेरे बाबा काफी दीनदार हैं। मेरे बाबा की आदत है कि वो जब भी रास्ते में होते हैं तो वो तिलावत लगा लेते हैं या नात लगा लेते हैं। तो उन्होंने तिलावत लगाई हुई थी। मैं बस हल्की हल्की नींद में ही था। गाड़ी में इतनी गहरी नींद तो नहीं आती। और फिर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे तिलावत भी बंद है और गाड़ी भी रुकी हुई है। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने आंख खोलकर देखा तो बाबा गाड़ी में नहीं थे और रोड पर भी कोई और गाड़ी नहीं थी। हम लोगों ने मदीना से होकर अलहाइल जाना था, जो कि जद्दा से 700 किलोमीटर है, मगर हम दूसरी तरफ से जाते तो 1100 किलोमीटर था। क्योंकि अगले दिन जुम्मा था तो हम लोगों ने पहले मदीना जाना था, एक दिन का स्टे वहां पर करना था और फिर हम लोगों ने अलहाइल जाना था। जबकि मेरे घर वाले रियाद के लिए निकल गए थे, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद मेरी खाला की शादी थी। तो मेरे मम्मा और बहन भाई पहले ही वहां पर चले गए। अब लोगों ने बस एक दिन पहले ही जाना था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया और मैं बाबा के साथ इधर आ गया अलहाइल की टूर पर। वो जंगे बदर से थोड़ी पहले ही कोई जगह थी जहां पर लोग रुके हुए थे। उस जगह पर लाइट्स भी लगी होती है, मगर वहां पर उस टाइम पर कोई लाइट नहीं थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी चेयर है जिसके ऊपर वही साया बैठा हुआ है। उसकी शक्ल वाजिया नहीं थी, उसकी आंखें भी बहुत बड़ी और पर्पल कलर की थी और उनमें से खून निकल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखकर बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसना शुरू कर दिया। मैं वो देखकर चीखने लग गया। उस टाइम मुझे लग रहा था जैसे ये बिल्कुल हकीकत में हो रहा है। जब मैं चीखने लगा तो मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ।
फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने कोई ख्वाब देख लिया होगा, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस टाइम मैं चीखा था और हमारी गाड़ी जिस जगह रुकी थी तो बाबा ने उसी जगह पर गाड़ी रोकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि उस मखलूक ने वाकई मुझे कोई इल्यूजन दिखाया था। मैंने डरते हुए बाबा से कहा कि बाबा गाड़ी भगाएं, और इसके बाद हम लोग मदीना में गए। वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग अलहाइल की तरफ निकले तो भी उस तरह की कोई मामला नहीं हुए। तो ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं 1 साल से आपका चैनल देख रहा हूँ, स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। मेरा नाम अबू ज़र है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरे साथ जो वाक़या हुआ था वो मुल्तान में हुआ था। इसी साल मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामू के घर गया हुआ था। तो वहाँ पर मेरे साथ ही वाक़यात पेश आए। मेरे मामू का घर बहुत बड़ा है और वो पूरा दरख्त से घिरा हुआ है, जिसमें जामुन के दरख्त, आम के दरख्त, माल्टे और बहुत बड़े दरख्त हैं। तो इसलिए रात को वहां पर डर लगता है। मेरा दिल भी थोड़ा सा कमजोर है। कभी कभी हमें वहां पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे साथ है। वो चीज बहुत ज्यादा जाहिर तो नहीं होती, मगर हमें इतना पता है कि वहां पर कुछ जरूर है। वहां पर सिर्फ मेरे मामू और उनकी फैमिली रहती। मामू ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे भी स्कूल में चले जाते हैं, तो घर में इतने अफराद नहीं होते हैं। पिछले साल जब मैं वहां गया तो मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था, और ये मुझे जिंदगी में पहली बार हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वहां बहुत ज्यादा डर लगने लगा। होता कुछ यूं है इस तरह कि मैं सोया हुआ था और रात के ना जाने किस पहर मेरी आंख खुल गई, मगर मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ मेरी आंखें हरकत कर रही थी। और फिर किचन के दरवाजे पर ठक ठक होने लग गई। दरवाजे भी खुलने लग गए और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज है जो सीढ़ियों के नीचे खड़ी हुई है। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो चीज मेरी तरफ आ रही है। आते आते वो चीज बिल्कुल मेरे मुंह के पास आकर बैठ गई। मैं चीखना चाहता था मगर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब इसके बाद मैं बेहोश हो गया और फिर पता नहीं सुबह किसने मेरे मुंह पर पानी मारा, तो सुबह मुझे होश आया। खैर वो वाकया तो गुजर गया, मगर उस साल ऐसा हुआ कि जब मैं मामू के घर गया हुआ था तो आपने स्किन वॉकर के बारे में सुना होगा। हो सकता है आपको पता हो कि DHA मुल्तान अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो इसी एरिया का कोई ब्लॉक था जहां पर अभी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। आप जानते होंगे कि मुल्तान में बहुत ज्यादा बाग हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा दरख्त है। मगरिब का टाइम था और आसमान बिल्कुल डार्क ब्लू हुआ था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। मैं अपने मामू के साथ गाड़ी में था और गाड़ी बहुत ही स्लो, तकरीबन 20 की स्पीड में चला रहे थे। तो रास्ते में मैंने एक बंदे को देखा जो कि ईंटों वाले पट्टे पर चौकड़ी मारकर बैठा हुआ था। वो वहां पर अकेला बैठा था और हंस रहा था, मगर उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रीपी थी। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था और मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही उसके साथ आई कांटेक्ट किया। तो मैं काफी ज्यादा डर गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं दूसरी तरफ देखना शुरू हो गया और फिर अगली रात के तकरीबन 12 बजे मैं मामू के साथ बाइक पर निकला हुआ था फैसल मूवर्स के स्टेशन वाली साइड पे। वहां पर एक मंडी भी है, हमें कोई काम वगैरह था तो हम लोगों ने अपना काम वगैरह किया। 12-12:30 का टाइम हो रहा था। हम मंडी वाले साइड से जा रहे थे। वहां पर कोई भी नहीं था, ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। इसके बाद वहां पर एक गली थी। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर मैंने 2 ऐसी शक्लें देखी। पता नहीं वो क्या चीज थी कि क्या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर उनकी शक्ल बिल्कुल सफेद थी। तो वो भी मेरी तरफ देखकर मुझे घूर रहे थे और हंस रहे थे और वो लोग खड़े हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखकर अपने मामू की तरफ देखा तो मामू ने कहा कि तुम उस तरफ मत देखो। इसके बाद हम लोग घर आ गए। मुल्तान का मौसम काफी अच्छा हो चुका था। हम लोगों ने प्लान बनाया कि
ऊपर छत पर सो जाते हैं चारपाइयां बिछाकर, क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे। मामू ने कहा कि हाथ मुंह धो लो, और मेरी ईशा की नमाज भी रहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वजू भी कर लेता हूँ और मुंह हाथ भी धो लेता हूँ। तो मामू और मैं हम दोनों नीचे आ गए। उसके बाद मैं अंदर चला गया, वजू किया, हाथ मुंह धोया, तो मेरा जो तौलिया था वो इनके दूसरे सहन में था, जहां पर इतना ज्यादा अंधेरा नहीं होता। तो मैं अपना तौलिया लेने के लिए गया। ये चीज मेरे साथ सबसे ज्यादा हॉरर हुई। उस टाइम मेरे मामू मेरे साथ नहीं थे, अगर वो होते तो सामने होते, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मामू ऊपर चले गए हों, क्योंकि हमने सारी चारपाइयां ऊपर बिछा ली थी। तो खैर मैं अपना तौलिया लेने के लिए गया। मैंने अपना मुंह साफ किया ही था, तो उस तरफ भी सीढ़ियां लगी हुई। मैंने वहां पर अपने मामू को देखा कि वो ऊपर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये कितनी अजीब बात है कि मामू आज इधर से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर का रास्ता था, उधर से नहीं जाते थे, वो अंदर वाली सीढ़ियों से ही ऊपर जाते थे। उस वजह से मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि वो लोहे की सीढ़ियां थी। तो जब बंदा उन सीढ़ियों पर चलता है तो उनकी एक प्रॉपर आवाज आती, और वहां पर एक छोटा सा दरवाजा भी होता है सीढ़ियों के ऊपर। तो मुझे उसके खुलने की आवाज भी आई, तो मुझे लगा कि मामू ही है। हो सकता है आज वो इधर से जा रहे हो, क्योंकि मैं पिछले सहन में था, तो मुझे उनकी आवाज अंदर से आई कि बेटा किधर हो। तो मैं उनको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुझे कुछ समझ ही ना आए। मैंने कहा कि अभी तो मैंने उनको पिछली सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा। इतने में उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ये परेशान क्यों खड़ा है। मैं मुसलसल उनको देख रहा था। फिर मैंने कहा कि अगर आप इधर हैं तो फिर उधर सीढ़ियों पर कौन था। मैं हैरान परेशान होकर लोहे वाली सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं अभी आधी सीढ़ियों पर ही चढ़ा था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ दो। तो मैंने कहा कि नहीं मामू, अभी मैंने आपको ऊपर जाते देखा है, वो आप ही थे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो अंदर था। अब वो भी थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर वो मेरे साथ ऊपर गए और उन्होंने मुझे ऊपर जाकर सारा दिखाया और कहा कि देख लो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग ऊपर नहीं सोए थे, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी ऊपर सोने की। इन सारे वाकयात के बाद हल्की हल्की चीजें मुझे नजर आती थी कि जैसे कोई एक झलक में नजर आया और अगले ही लम्हे गायब। फिर मुझे वहां पर बहुत ज्यादा डर लगने लग गया। रात को मुझे वहां पर नींद भी नहीं होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दरख्तों वाला घर था, तो दरख्तों के जो पत्ते होते थे, जब कोई इन पर चलता है तो एक अजीब सी आवाज आती है। रात को मुझे उस तरह की आवाजें आती थी जैसे कि रात को कोई बाहर चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे वहां पर बहुत डर लगता था। जैसे ही रात के 2-3 बजते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर चल रहा है या कोई खिड़की के पास आया है, फिर वहां से दूर गया है। क्योंकि वहां पर पत्ते बहुत ज्यादा होते थे तो आवाज भी बहुत ज्यादा आती थी, जिसकी वजह से मुझे वहां बहुत ज्यादा डर लगता था। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अजीम है और मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मुझे आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत पसंद है। कहानियां तो बहुत से लोग सुनाते हैं, लेकिन आपकी आवाज उनमें जान डाल देती है। अल्लाह ने आपको वाकई खास हुनर से नवाजा है। जज़ाकल्लाह। और बेशक ही मेरे अल्लाह का एहसान है। मेरा ताल्लुक इंदौर मध्य प्रदेश से है, जो भारत के वस्त में वाक़ है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक करीबी दोस्त आमिर की। ये वाक़या कम से कम 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी उसकी तफसील आमिर को याद है। आमिर की फैमिली, वो खुद, उसके 3 भाई, वालिद वालदा, एक फूफी है। फूफी के भी 2 बेटे। वो कुछ यूं कि एक दिन आमिर के वालिद ने उसे एक काम सुपुर्द किया। इत्तेफाक से वो काम उसकी फूफी के घर के करीब ही था, तो आमिर ने सोचा कि काम के साथ साथ फूफी को कजन से भी मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। आमिर ने तैयारी की और
अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर रवाना हो गया। उनका पुप्पी का घर तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो रवाना हुए तो शाम के 5 बज चुके थे। रास्ते में एक जंगल आता है जो तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है और वो जंगल पुप्पी के घर से आधा किलोमीटर पहले खत्म होता है। जब ये दोनों भाई वहां पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो चुका। पुप्पी के हाथ खूब बातें हुई और वक्त का पता ही ना चला और इशा हो गई। आमिर अपना काम मुकम्मल करता है। दरअसल वो घड़ियों का नया माल देखने गया था क्योंकि उनके घर के करीब ही उनकी एक वॉच शॉप है। जब वो अपना काम मुकम्मल करके लौटता है तो रात के 10 बज चुके थे। पुप्पी उन्हें खाने के लिए कहती है। खाने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद आमिर के वालिद की कॉल आती है कि घर वापस आ जाओ। फिर आमिर अपने कजन और पुप्पो से रुखसत लेता है और रात के तकरीबन 11:30 बजे बाइक के पास आकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हैरत की बात यह कि नई बाइक होने के बावजूद वो स्टार्ट नहीं होती, ना सेल से ना किक से। हालांकि पेट्रोल भी बुरा था। फिर आमिर का भाई और कजन भी कोशिश करते हैं मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती। उस दौरान आमिर दोनों हाथ जेब में डालकर चंद कदम पीछे हट जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अब यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि आमिर की पुप्पी का घर एक मैदान नुमा खुले इलाके में है जहाँ काफी दरख्त मौजूद हैं। उनमें दरख्त बहुत बड़ा, घना और पुराना था जिसकी बेलें जमीन तक लटक रही थी। अचानक आमिर की नजर उसी बड़े दरख्त के पीछे की किसी पर पड़ती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कोई कोड़ा सा झुका हुआ आदमी वहां खड़ा हो। जब वो गौर से देखता है तो सहम जाता है। वो देखता है कि वहां एक अजीब मखलूक खड़ी है जिसके बाल उलझे हुए, आंखें गोल्फ बॉल जितनी बड़ी, रंग बिल्कुल काला और हाथ लंबे लंबे थे। वो मुसलसल आमिर को घूर रहा था। आमिर घबरा कर फौरन चीख कर कहता है, वो देखो उस दरख्त के पास। जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो मखलूक गायब हो चुकी होती है क्योंकि आमिर आमतौर पर मजाहिया मिजाज का इंसान था, इसलिए उसके भाई और कजन ने इसकी बात को मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतने में बाइक अचानक स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों भाई फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं। थोड़ा सफर तय करते ही जंगल शुरू हो जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद आमिर के गाल और कान से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है। उसने फौरन पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ एक बात बताता चलूं कि आमिर को जिन्नात वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात थी। उनकी इकसाम, इनके नाम वगैरह जानता था, इसलिए उसने दम दरूद शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए आमिर के बाएं तरफ एक वीरान अपार्टमेंट दिखाई देता है। उसकी नजर फौरन उस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर जाती है जहां एक आदमी फांसी पर झूल रहा था। वो अपने भाई को देखने को कहता है। उसका भाई भी देखता है लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया, आमिर को मजाक करने की आदत थी, इसलिए उसका भाई कहता है कि ऐसी जगहों पर मजाक मत करो, ये मुनासिब नहीं। आमिर कसमें खाता है मगर उसका भाई तवज्जो नहीं देता। थोड़ी दूर जाते ही उनकी बाइक फिर बंद हो जाती। अदनान भाई, रात का वक्त था और जंगल। अब आमिर को खौफ आने लगा लेकिन उसका भाई नहीं डरा। वो बाइक को किक और सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। आमिर पढ़ाई में मसरूफ था कि अचानक उसके पास से कोई सियासत साया सड़क पार करके सामने जंगल में चला जाता। वो जो भी था कुछ पल का मंजर था। आमिर ये सब देखकर फिर बोलता है लेकिन उसका भाई जो पहले ही बाइक की वजह से गुस्से में था आमिर को डांटता है। आमिर भी खामोश हो जाता है। सामने झाड़ियों में कुछ हरकत दिखाई देती है। कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर। आमिर बहुत डर जाता है। फिर झाड़ियों से एक साया निकलकर सामने आता है। ये वही साया था जिसे आमिर ने अपनी फूफो के घर से बाहर देखा था। वो झाड़ियों से निकलकर रोशनी की तरफ आता है।
अदनान भाई, असली खौफ क्या होता है ये आमिर ने उस दिन पहली बार जाना। जैसे ही वो रोशनी में आता है, आमिर ने उसे देखा। उसकी शक्ल किसी शैतान की तरह थी। सर पर 2 छोटे छोटे सींग, लंबे बाल, दांत किसी जानवर जैसे जो मुंह से बाहर निकले हुए हो, हाथ लंबे और पतले, और वो आमिर को घूरने के साथ साथ गुर्रा भी रहा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था जिसे वो वहीं खा रहा था। उसके गुर्राने की आवाज बयान से बाहर। खैर, आमिर ने फौरन जोर जोर से पढ़ाई शुरू कर। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा था, उसका भाई उससे बिल्कुल अनजान था। आमिर बुलंद आवाज से आयात पढ़ने लगा। जब उसका भाई उसे देखता है तो शायद उसे भी लगता है कि आमिर मजाक नहीं कर रहा। फिर वो साया गायब हो जाता, उसकी बाइक भी स्टार्ट हो जाती और वो फौरन वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन रात के 1 बजे वो घर पहुंचते हैं। उसका भाई तो ठीक था, लेकिन आमिर की हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह होती आमिर को शायद बुखार होता है। अदनान, वो 2 दिन तक बीमार रहे। उन 2 दिनों में जो आखिरी रात थी वो बहुत खराब गुजरी। आमिर की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने आंखें बंद की और दिल में आयात पढ़ने लगा। अचानक उसका भाई कमरे में आ गया। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन उसकी आवाज वापस आ गई। भाई ने उसे पानी दिया और फिर आमिर ने सारा वाकया बयान। वो सबको बुला कर लाया। आमिर पर दम किया गया। उसका बड़ा भाई उसकी हालत देखकर उसके पास ही सो गया। सुबह होते ही आमिर के वालिद किसी जानने वाले से मिलकर एक आमिल के पास जाते। उस आमिल का नाम कामिल था और वो बगैर पैसे लिए काम करता था। लेकिन मसला ये था कि वो बहुत मसरूफ रहता था, आसानी से मिलता भी नहीं था। जैसे तैसे मुलाकात हुई। वालिद ने सारा वाकया बयान किया। अगले दिन शाम 4 बजे के करीब वो आमिल के पास गए। रास्ते में आमिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो आमिल के पास था। आमिल उस पर दम वगैरह कर रहा था। उसने बयान किया कि आमिर पर एक आदमखोर जिन, जिसे शायद गूल कहते हैं, वो हावी है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो पूरी तरह इस पर काबिज नहीं हुआ था। फिर आमिल ने कुछ तावीज़ और आयात दी पढ़ने के लिए। कुछ दिन अच्छे गुजरे। फिर आमिर दुकान जाने के लिए तैयार हो गया। पहले मना कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि घर पर भी क्या करेगा। उसे तसल्ली दी कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अदनान भाई, उसका ये अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। वो दुकान गया, घड़ी वगैरह ठीक की, मगरिब का वक्त हो गया। वैसे बता दूं कि वो दुकान इशा से पहले बंद करता है। खैर, काम मुकम्मल करके दुकान के बाहर आया और जैसा कि उसने कहा था, उसका अंदाजा झूठा निकला। उसने सामने वाली दुकान के ऊपर वाले घर की बालकनी में एक साया देखा जो फैलता ही जा रहा था। आमिर के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो दुकान छोड़कर नहीं जा सकता था और दुकान में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वो फिर पढ़ने लगा, जो भी आयात याद थी पढ़ने लगा, लेकिन आमिर की बताई आयात भूल गया। आंखें बंद करके दुकान के कोने में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो साया कब अंदर आएगा। कभी दोनों हाथों के बीच सर डाल देता, कभी सर उठा कर देखता। दिल में खौफ का तूफान बरपा था। उस नजर बस दुकान के दाखिली दरवाजे पर थी कि कब वो आ जाए। फिर आसपास जो पास के दुकान वाले हैं वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ के अंदर जाते हुए इसे देख लिया था और वैसे इस हालत में देखकर इसके वालिद को फोन करते। वालिद पर खौफ इस कदर तारी था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, फिर लगभग आधे घंटे के बाद उसके वालिद आते हैं। वो तब तक दुकान बंद करके पास की दुकान वाले चचा, जिनका नाम अब्दुल करीम था, उनके पास बैठा था, घबराया हुआ, डरा हुआ। अदनान भाई, ये बात सुनने में इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन उसकी जो इस वक्त हालत थी वो वही जानता था। बहरहाल उसके वालिद उसे घर ले गए, पढ़कर दम किया। फिर अगले दिन उसी आमिल के पास ले गए। उन्होंने इससे पहले ही सवाल ये किया था कि मैंने जो इल्म करने को कहा था क्या वो किया था या नहीं। यहाँ मैं बता दूं कि आमिल ने उस वक्त एक
अमल भी दिया था करने को, लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा तो उसने वो अमल छोड़ दिया, बिल्कुल अधूरा। और जब आमिर ने ये पूछा तो उसने सच बता दिया। तो उन्होंने उसके वालिद से कहा कि ये चीज़ अब और ज़्यादा गुस्से में है, अब हमें कुछ और अमल करने होंगे। फिर वो आमिल उसके घर आते हैं और हर तरफ देखते हैं। अदनान में उस आमिल को सिर्फ एक के बारे में पता था, लेकिन वो एक नहीं थे, 4 थे। फिर उस आमिल ने उस पर एक गोल दायरे में बिठा और कुछ पढ़ने को दिया, और ये अमल इसे अकेले करना था। आमिल साहब घर के चारों तरफ कुछ हिसार बांध रहे थे ताकि जो कोई भी है वो बाहर न जाए और यही खत्म हो जाए। वो एक कमरे में अकेला बैठा था। इस साथ अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गई। खैर आमिल ने उसे पहले ही बोल दिया था कि ये सब होगा, तो वो जानता था। खैर वो पढ़ रहा था, तभी उसके आसपास साए इधर से उधर जा होने लगे। कभी कोई कान में फूंक मारता, कभी उसकी स्टडी टेबल, इसका कंप्यूटर सिस्टम नीचे गिर जाता। ये सारी हरकतें शुरू हो गई, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। आबिल भी पढ़ाई कर रहे थे। वो पानी चारों तरफ छिड़क रहे थे। उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि जब ये आते हैं तो लाइट बंद और फिर खुद ब खुद चलती है, लेकिन उस वक्त यही हो रहा था। आमिल पानी छिड़क रहे थे और चीखने की आवाजें कभी इधर से कभी ऊपर से हर तरफ से आ रही थी। हालांकि उसके और आमिल के अलावा घर में कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके वालिद भी नहीं थे। यह अमल इसे और आमिल को ही करना था। बहरहाल होता यूं है कि जब ये सब हो रहा था तो अदनान वो खुद देखने वाला था। आमिल साहब सामने वाले हॉल में ही अमल करने रहे थे। उसने देखा कि हर तरफ से काले साए एक कोने में आकर जमा हो गए और वो आमिल उन पर लगातार पानी छिड़क रहा था। वो अपने साथ एक हरी बोतल भी लाए थे जिस पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। फिर अदनान में उसकी आंखों के सामने वो साए गायब हो गए। फिर आमिल बोतल पर कुछ पढ़ने लगे, दम वगैरह किया और थोड़ी देर बाद ये सब खत्म हो गया। वो घर जहाँ कुछ वक्त से दम घुटता था वहां अजीब सा सुकून आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नॉर्मल हवा में जो घुटन थी वो सब खत्म हो गई। खैर आमिल ने उसके वालिद को बुलाया और वो बोतल देखकर कहा, इसे दफना दो। ऐसी जगह हो जहाँ बोतल खोदे जाने का, किसी के आने जाने का कोई खतरा ना हो, और दफनाने के बाद सीधा आ जाना, चाहे कोई भी आवाज दे, लेकिन जाना आधी रात को ही। फिर उसके वालिद के साथ उसका बड़ा भाई भी गया और वो बोतल उसने ले ली और वो तैयार था। खैर रात हुई, वो निकला, वो बाइक पर था। उसने वो बोतल एक सुनसान इलाके में दफना दी और जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे सरगोशियां शुरू हो गई, जैसे वो सिर्फ बोतल के दफन होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके भाई का दिल तो पहले ही मजबूत था, उसने और मजबूत कर लिया और आगे बढ़ता रहा। बाइक सड़क पर थी। वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने बोतल गाड़ी, मेरे पीछे से सरगोशियां शुरू हुई। कोई आवाज देता, बचा लो, कोई नाम पुकार रहा था, कभी मेरे भाई का, कभी उस आमिल की आवाज में। मैं अंदर से लरस गया, जैसे दर्द के मारे फट जाते हैं। उसके कदम जल्दी से आगे बढ़े और बस बाइक तक पहुंच गए। उस वक्त एक ही आवाज थी कि बस बाइक तक पहुंच जाऊं। अदनान उसके भाई की उस वक्त क्या हालत थी बस वही जानता था। खैर वो घर आया। फिर हमने ये नहीं पूछा कि बोतल कहाँ है, ये पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद से ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ। उसने अपनी फूफो को भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी आदत थी कि अगर हम ये बोलते तो वो समझते कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। बहरहाल ये थी मेरे दोस्त की कहानी। अगर पसंद आया तो लास्ट में शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत।